Good morning, students. Today we start our next lecture on chapter Nazism and Rise of Hitler. In previous lecture we discussed some important question and important terms, and today we discuss in detail the previous year's question of this chapter for NTSC exams. So now we start the concepts and the important previous year questions of this chapter of Nazism and rise of Hitler. As we know that the First World War was began on the land of Europe continent, especially between 1914 to 1918. देखिए, जो पहला विश्व युद्ध था वो 1914 से शुरू हुआ और 1918 तक चला, और इसके अंदर दो ग्रुप थे। पहला ग्रुप जिसको क्या कहा गया था, सेंट्रल पावर्स। क्या कहा गया था, सेंट्रल पावर्स, ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय शक्तियां। और दूसरी जो पावर्स थी उनको क्या कहा गया था, एलाइज नेशंस कहा गया था। क्या कहा गया था, एलाइज नेशंस। ठीक है। सेंट्रल पावर्स के अंदर आपका ऑटोमन बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और जो नेक्स्ट कंट्री था वो आपका कौन सा था, जर्मनी था, अंडर द मोनार्क सिस्टम। ओके। एलाइड नेशंस की बात करें तो आपका जो सबसे लीडिंग रोल प्ले किया था वो फ्रांस था, आपका इंग्लैंड था। इंग्लैंड इट मीन्स यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट जो आपका यूएसएसआर, और जो यूएसए था, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर एंटर कब किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1917। सो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर who won the battle? Allied nations, and the country United States of America entered into First World War in which year, 1917। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि 1776 से लेकर और 1914 तक, देखो ये एक बहुत लंबा पीरियड था। इस पीरियड को हम एक नाम दे सकते हैं, पीरियड ऑफ आइसोलेशन। क्या दे सकते हैं, पीरियड ऑफ आइसोलेशन। और आइसोलेशन पीरियड को फॉलो कौन से कंट्री ने किया था, ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था। इट मीन्स कि वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंटरफेरेंस जीरो था। बट 1917 में यूएस की एंट्री होने के बाद एलाइज नेशंस को काफ़ी पावर मिली, और एलाइज ने किसको डिफीट कर दिया, सेंट्रल पावर्स को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मेनली डिजास्टरफुल फॉर विच कंट्री, फॉर जर्मनी। आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। एक हैर्स ट्रीटी थी जो किसके ऊपर साइन की गई, जर्मनी के ऊपर। किसके ऊपर, जर्मनी की जितनी टेरिटरीज थी, जो भी उसके रिसोर्स रिच रीजन्स थे, वो उससे क्या कर लिए गए, वापस ले लिए गए। और वॉर कंपनसेशन के लिए इसके ऊपर क्या किया गया, 6 बिलियन जो पौंड था उसको क्या देना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा। इट मीन्स जुर्माना देना पड़ा। वॉर गिल्ट किसको बनाया गया, स्पेशली जर्मनी को बनाया गया, और जर्मनी के ऊपर 6 अरब पौंड जो है वो उसके ऊपर क्या रखा गया, जुर्माना रखा गया। एडोल्फ हिटलर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द पार्ट ऑफ आर्मी एंड ही एक्टेड एज ए मैसेंजर। और उसको उसकी ब्रेवरी के लिए काफ़ी क्या मिले थे, मेडल्स भी मिले थे। बट ही वॉज वेरी हॉरिफाइड आफ्टर दैट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद वो काफ़ी दुखी हुआ, आतंकित हो गया, और कहीं ना कहीं उसने मन में ठान ली कि इस जो इनह्यूमन ट्रीटी का जो हम क्या लेंगे, रिवेंज लेंगे, वो हम जरूर लेंगे। तो हिटलर का जो जन्म हुआ, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हिटलर कब बोर्न हुआ, तो आपका ये आंसर होगा 1889, और ऑस्ट्रिया के अंदर उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर के एनसीईआरटी से रिगार्डिंग है और जितने प्रीवियस ईयर है, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि व्हेन हिटलर वाज बोर्न, तो आपका आंसर हो जाएगा 1889, एंड इन विच एरिया, इन विच रीजन, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जो सेना के अंदर पार्टिसिपेशन किया वो किस रूप में किया, तो मैसेंजर के रूप में किया था। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक रिपब्लिक हुआ करता था जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक। इसका ये जो वाइमर रिपब्लिक था ये 1919 के अंदर क्या होता है, इंस्टॉल होता है। 1918 में ये
इंस्टॉल हो जाता है। 1919 तक ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कर देता है, सेटअप कर देता है। अब आपको ये ध्यान रखना है, द पीपल हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक, हु वर दे, कौन थे? आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच रिपब्लिक वॉज सेटअप इन जर्मनी? तो आपका आंसर होगा वाइमर रिपब्लिक। 1918 से शुरू हुआ था, 1919 में इसने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर दिया था, सेटअप कर दिया था। ठीक है, वाइमर रिपब्लिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर बिलीव करते थे। अब यहाँ पर कौन कौन से थे? डेमोक्रेटिक्स थे, कैथोलिक्स थे और सोशलिस्ट थे। अब यहाँ पर इन तीनों को एक नाम दिया गया, नवंबर क्रिमिनल्स। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया? द पीपल और द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दोज वर नोन एज नवंबर क्रिमिनल्स। एक्चुअली जो जर्मनी के लोग थे वो वाइमर रिपब्लिक से नफरत करते थे। दे हेटेड विद वाइमर रिपब्लिक बिकॉज, क्योंकि वो मानते थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो डिफीट हुआ है जर्मनी का, उसका कारण क्या है? आपके डेमोक्रेट्स थे, इट मीन्स आपके वाइमर रिपब्लिक्स थे। दूसरा, जो जितने भी कंडीशंस थी जो आपकी कौन सी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की, वो भी किन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी? वो वाइमर रिपब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली थी। बोथ दीज वर द रीजंस ऑन विच द पीपल ऑफ जर्मनी दे हेटेड विद वाइमर रिपब्लिक। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद जर्मनी के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू होता है और वो इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है। एक होता है इन्फ्लेशन, राइजिंग इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, इट इज अ सिचुएशन इन विच द प्राइजेस सच गो हाई विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर वस्तुओं के दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि जिनको कंट्रोल करना ही क्या ना हो, पॉसिबल ना हो, उस अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और जब जर्मनी के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो एक कंट्री जो उसके समर्थन में आया उसका नाम क्या है आपका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये जो यूएसए है ना, इसने एक प्लान दिया, दावेस प्लान। ये अब आपको ध्यान से समझना है, दावेस प्लान क्या था। ये शॉर्ट टर्म प्लान था। ये लोन दिया गया था यूएसए के द्वारा, किसको दिया गया था? जर्मनी को। और दावेस प्लान कब इंट्रोड्यूस हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका आंसर होगा 1923। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन की सीरीज उठाऊंगा और आपके साथ यहाँ डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। दावेस प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फॉर विच कंट्री? जर्मनी। ये इकोनॉमिक प्लान था जिसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन दिए गए, जिसके बाद कुछ स्टेबिलिटी देखी गई जर्मनी के अंदर 1923 से 1929 तक। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बट इट वॉज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी ये मिट्टी के ऊपर थी। और आपको पता है कि मिट्टी के ऊपर जो घर बनाए जाते हैं अक्सर वो ढा दिए जाते हैं या ढह जाते हैं। ओके। अब 1929 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि आपका जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ये वर्ल्ड का क्या है? बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। आपका कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। ये क्रैश हो जाता है 1929 में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कंट्री जो दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, वो खुद इकोनॉमिक सफरिंग्स को क्या कर रहा था? फेस कर रहा था। और वो इकोनॉमिक सफरिंग क्या थी कि 1929 में उसका जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट था वो क्रैश हो जाता है, जिसके बाद एक पीरियड शुरू होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। ध्यान देना, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का ड्यूरेशन क्या था? 1929 से और 1932। और ये ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस डिजास्टर बन गया कौन से कंट्री के लिए? आपको ये पता होना चाहिए, कंट्री जर्मनी के लिए। यूएसए को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जो दावेस प्लान था उसको बंद करना पड़ा। जो इकोनॉमिक हेल्प दी जा रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जर्मनी को, वो सब कुछ क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। जर्मनी के अंदर जो आपके अनएम्प्लॉयड पीपल थे वो क्या हो गए? 6 मिलियन तक पहुंच गए। 60 लाख लोग एकदम से क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। लोग क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर क्या हो गए? इंक्लूड हो गए। 40% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो गया? फॉल डाउन हो गया। 32 में 40% जो उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो नीचे गिर गया एज कम्पेयर टू 1929। 1929 का जो आपका क्या था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लेवल था, उससे क्या हो गया? नीचे गिर गया। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स था उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, जर्मनी के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए जो पीस ट्रीटी थी वर्साइल्स की वो एक ह्यूमिलेटिंग पीस थी, जिसके द्वारा जर्मनी की जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी वो उनसे क्या कर ली गई, वापस ले ली गई। 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज एंड 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल, इसको क्या कर लिया गया, एलाइज नेशंस के द्वारा क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। डीमिलिटराइज्ड ऑफ जर्मनी, जर्मनी की एक जो मिलिट्री पावर थी उसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया कि भैया आप इतने ही सैनिक क्या कर सकते हैं, अपनी आर्मी के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा 6 बिलियन पाउंड उसके ऊपर क्या किया गया था, हर्जाने के रूप में, वॉर कंपनसेशन के रूप में रखा गया था। और जो रिसोर्स रिच आइलैंड राइनलैंड था, राइनलैंड वाज द रीजन विच वाज वेरी रिसोर्सफुल, उसको भी क्या कर लिया गया, ऑक्यूपाई कर लिया गया। देखिए जर्मनी जो था ना वो 6 बिलियन जो लिवरे था, हाँ ये सारा जो अमाउंट था वो गोल्ड के रूप में क्या करता था, पे करता था। इससे जर्मनी का जो गोल्ड रिजर्व था वो डिप्लीट होने लगा। जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी ने जैसे ही मना किया तो 1923 के अंदर एक रीजन था रूर, उस रूर रीजन को कंप्लीटली क्या कर लिया गया, फ्रेंच के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूर जो एक इंपॉर्टेंट रीजन था उसको किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया गया, फ्रांस के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। नाउ आई वांट टू टेल यू दैट द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस became the cause behind the rise of Adolf Hitler। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1929 से 1932, ये सबसे बड़ा कारण बना हिटलर के पावर में आने का। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसको 2.6% वोट मिले थे 1928-29 में, और 1932 में ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई और लगभग 37% जो वोटिंग परसेंटेज था वो इस पॉलिटिकल पार्टी को मिला। और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स जर्मन पार्टी, जिसको बाद में किस पार्टी के नाम से जाना गया, नाजी पार्टी। किस नाम से जाना गया, नाजी पार्टी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, क्यों पॉपुलैरिटी हुई, बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, बिकॉज ऑफ द disgrace was done by the Treaty of Versailles and the world economic crisis. And in the time of depression there was only ray of hope, that was Adolf Hitler. Hitler was such a powerful speaker, वो एक बहुत अच्छा स्पीकर था। उसने लोगों को प्रभावित किया, उसने यूथ को कहा कि एक सिक्योर फ्यूचर दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयड को कहा गया कि हम आपको क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों को कहा कि हम आपके अपमान का बदला लेंगे। तो इन सभी बातों से जो हिटलर से जो जुड़े हुए लोग थे, जिनको नाजी सपोर्टर्स कहा गया था, उन्होंने खूब प्रोपगेंडाज फैलाए कि हिटलर इज़ नॉट अ कॉमन मैन, ही इज़ योर मसीहा, ही इज़ योर सेवियर, ही इज़ द ओनली पर्सन हु रिटेन द रेस्पेक्ट ऑफ जर्मनी। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोपगेंडा मिनिस्टर कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए गोबेल्स वाज द प्रोपगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। ओके, नेक्स्ट है कि हिटलर ने क्या किया था, हिटलर ने इकोनॉमिक रिवाइव के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए एक व्यक्ति को चुना था जिसका नाम था हेजमेलर शैक्ट। क्या नाम था, हेजमेलर शैक्ट। और इस बंदे ने 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट दिए, एक जर्मन सुपर हाईवेज, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आपकी फॉक्सवैगन गाड़ी है वो इसी पीरियड की क्या है, देन है। तो फॉक्सवैगन कहाँ की कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए, जर्मनी की कंपनी है। हिटलर वॉज बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ रेस। ही बिलीव्ड दैट नॉर्डिक जर्मन आर्यन, उसका मानना था कि केवल एक कम्युनिटी जो इस अर्थ पे जो जर्मनी में रहने लायक है वो आपकी कौन सी है, नॉर्डिक जर्मन आर्यन विद ब्लू आइज, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यन। उसने अपनी एक सोशल हायरार्की बनाई जिसमें टॉप में उसने आर्यंस को रखा और सबसे नीचे उसने क्या रखा था, ज्यूज को। ही वॉज स्पेशली हेटेड विद ज्यूज बिकॉज उसका मानना था ज्यूज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब उसने बहुत से स्टेप्स उठाए, लोगों को मारा,
स्पेशली सबसे ज़्यादा किन को मारा? ज्यूज को मारा, जिप्सीज को मारा। इवन उसने जो डिसेबल्ड पर्सन्स थे अपने ही कम्युनिटी के, उनको भी नहीं छोड़ा। उसने अपने रेस प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए दो लोगों का सहारा लिया था। एक आपको पता होना चाहिए जिनका नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की एक बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपको ध्यान रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में लिखी गई थी, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की, स्पीसीज के नेचुरल सिलेक्शन की बात की गई है कि जितनी भी जो स्पीसीज होती हैं उनका जो सराउंडिंग होता है उन्होंने उनको क्या किया है? सेलेक्ट किया है। उनका एवोल्यूशन जो है वो स्पेसिफिक सराउंडिंग, जैसे पोलर बियर जो है वो आपका पोलर रीजन के अंदर पाया जाता है। अगर डेजर्ट रीजन की बात करें तो ये एनिमल वहाँ पर सर्वाइव नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा उसने जो सहारा लिया वो लिया था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक स्टेटमेंट दिया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसका ये मानना था कि जो भी स्पीसीज अपने आप को क्या करेगी? एडेप्टेशन कर लेगी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, वो ही क्या कर सकती है? पृथ्वी पर जीवित रह सकती है। यहाँ पर ह्यूमन के लिए कोई प्लेस नहीं था। यहाँ पर जो बात की गई है वो केवल प्लांट स्पीसीज के लिए, एनिमल स्पीसीज के लिए, इनके लिए। लेकिन हिटलर ने इसको अपने तरीके से लिया। इसने, हिटलर ने क्या कहा? दोज हु आर माइटी, दोज हु हैव पावर, ओनली दोज कैन सर्वाइव ऑन द अर्थ एंड अदर हैव टू बी डिमिनाइज्ड। औरों को क्या होना पड़ेगा? खत्म होना पड़ेगा। ये हिटलर का क्या मानना था। हिटलर ने क्या कहा कि कन्वर्जन नहीं करना है, कन्वर्जन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, टोटल एलिमिनेशन। हिटलर ने क्या कहा कि केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन को छोड़ के और शेष ज्यूज हैं, चाहे जिप्सीज हैं, और चाहे आपके डिसेबल्ड हैं, चाहे कलर्ड हैं, पोलिश हैं, रशियन हैं, उन सबको क्या होना पड़ेगा? खत्म होना पड़ेगा। ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे वो नॉर्डिक जर्मन आर्यन के लोगों का डोमिनेंस स्थापित करने के लिए एडोल्फ हिटलर ने उठाए। एडोल्फ हिटलर की एक पॉलिसी थी जिसको कहा जाता है लेबनसम। लेबनसम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, आपको ये पता होना चाहिए। ही वांटेड टू इंक्रीज द स्पेस ऑन विच द जर्मन आर्यन लिव्ड बिकॉज ऑफ एक्वायरिंग टेरिटरी। और लेबनसम को अचीव करने के लिए उसने केवल एक ही वे अपनाया, जो वे क्या था? उसका वॉर था। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। लेबनसम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। वो सपोज कीजिए जर्मनी है, वो अपने इस स्पेस को बढ़ाना चाहता था, एक्वायरिंग न्यू टेरिटरी, रिसोर्सेज, ये सारे वो रीजन्स थे कि वो अपना लेबनसम क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता था। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। हिटलर ने एक और इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया कि उसने मीडिया और फिल्म्स का भी काफ़ी ज़्यादा सहारा लिया। आर्यन के बच्चों में और जो लोग थे उनके माइंड के अंदर हेट्रेड को इंक्रीज करने के लिए उसने एक फेमस फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द इटर्नल ज्यू। क्या नाम था? द इटर्नल ज्यू। ये इस फिल्म के द्वारा ज्यूज को इन्फीरियर दिखाया गया। इवन उसने स्कूल्स के अंदर भी अपनी जो रेशियल साइंस थी उसको इंट्रोड्यूस किया। दोज पीपल, टीचर्स, स्पेशली टीचर्स जो ज्यूज थे उनको क्या कर दिया गया? क्विट करा दिया गया। इवन जो आपके ज्यूज आपके चिल्ड्रन थे और जो आर्यन चिल्ड्रन थे उनको साथ नहीं बैठने दिया जाता था, खेलने नहीं दिया जाता था। और धीरे धीरे उसने कंप्लीटली रूट आउट कर दिया ज्यूज और जो अनडिजायरेबल कम्युनिटी थी। देखिए, डिजायरेबल कम्युनिटी केवल उसके लिए एक थी जिसका नाम था नॉर्डिक जर्मन आर्यन। रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी उसके लिए क्या मानी गई थी? अनडिजायरेबल मानी गई थी। तो वो कंप्लीटली क्या करना चाहता था? एलिमिनेशन करना चाहता था। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिटलर की, तो हिटलर ने अपने आप को एक मसीहा के रूप में क्या किया था? रिप्रेजेंट किया था। हिटलर ने सबसे पहले किसके ऊपर हमला किया था? पोलैंड के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट सितंबर 1939। कहीं ना कहीं यही पॉइंट था जिसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हो गए थे? इंक्लूड हो गए थे। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। पोलैंड वॉज द लेबोरेटरी ऑफ द क्राइम्स ऑफ हिटलर। हिटलर ने जितने लोगों को मारा वो कौन से कंट्री में मारा था? पोलैंड के अंदर मारा था। और धीरे धीरे जर्मनी ने ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ना शुरू किया, क्योंकि हिटलर का एक अपना अल्टीमेट एम था कि वो पूरे यूरोप को क्या करना चाहता था? कॉन्क्वेयर करना चाहता था। ठीक है। फिर वही बात, गलती तो हर इंसान से होती है। हिटलर से गलती ये हो गई कि उसने जून 1941 में
एक कंट्री यूएसएसआर के ऊपर हमला कर दिया। यूएसएसआर आर्मी को कहा जाता था रेड सोवियत आर्मी, रेड सोवियत आर्मी, ठीक है, ध्यान रखना। तो जून 1941 इसको बैटल ऑफ स्टालिनग्राड भी कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, स्टालिनग्राड, ये आपको ध्यान रखना है। और इस बैटल में हिटलर की सबसे बड़ी डिफीट होती है और यूएसएसआर के सैनिक कहाँ पहुँच जाते हैं? बर्लिन में पहुंच जाते हैं। बर्लिन के अंदर जो बर्लिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जिसको क्या कहा जाता है? राइक्सटैग कहा जाता है, उसके ऊपर जर्मनी का जो फ्लैग था उसको हटाकर और यूएसएसआर फ्लैग को क्या कर दिया जाता है? अनफॉल्स कर दिया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट है। हिटलर की जीवन की सबसे बड़ी भूल थी यूएसएसआर पर हमला करना। और इसी कड़ी के अंदर हिटलर को सपोर्ट करने के लिए जापान ने किसके ऊपर हमला किया था? पर्ल हार्बर। ये आपको ध्यान रखना है, पर्ल हार्बर यूएस नेवल बेस था। एक्चुअली मैं बता देता हूं कि यूएस डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो नहीं चाहता था। लेकिन 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर जैसे ही हमला किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस युद्ध में क्या होना पड़ा? शामिल होना पड़ा। और जैसे ही यूएस की एंट्री हुई, तो यूएस की जो एंट्री थी वो काफ़ी डिजास्टर क्या हुई? साबित हुई, प्रूव हुई। क्यों? क्योंकि इट इज़ द ओनली कंट्री हु यूज्ड एटॉमिक पावर अगेंस्ट अ कंट्री दैट वाज द जापान। जैसे ही जापान ने हमला किया, जापान ने किसके ऊपर हमला किया? पर्ल हार्बर, जो क्या था? यूएस नेवल बेस। क्लियर? ओके। इसके बाद यूएस की एंट्री हो गई। यूएस ने 2 एटॉमिक बम गिराए। कौन कौन से सिटी के ऊपर? हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 अगस्त को गिराया था, ये 9 अगस्त को गिराया था, और दोनों का ईयर था 1945। जो यहाँ पर बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल चाइल्ड। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। और जैसे 2 एटॉमिक बम गिराए गए, आफ्टर देन जापान सरेंडर्ड बिफोर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और वो जो वॉर था उसका नाम था आइवो जीमा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर है। मैं आपको बता देता हूं एक और व्यक्ति के बारे में जिनका नाम था बेनितो मुसोलिनी। बेनितो मुसोलिनी एक हिटलर की जैसे ये क्या थे? डिक्टेटर थे, बट उनका जो कंट्री था वो इटली था। और वो जिस आइडियोलॉजी को, बेनितो मुसोलिनी उनका पूरा नाम था, और जिस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे उसका नाम क्या था? फासिज्म। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। हिटलर ने जिस आइडियोलॉजी को बिलीव किया उसका नाम क्या था? नाजिज्म। सो लेट अस स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट हिटलर वांटेड टू एस्टेब्लिश इन जर्मनी वाज। किस प्रकार का समाज हिटलर स्थापित करना चाहता था? तो आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। सोसाइटी ऑफ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और वो क्या चाहता था? टोटल एलिमिनेशन ऑफ जिप्सीज, ज्यूज एंड द डिसेबल्ड अमंग द नॉर्डिक जर्मन आर्यन। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेबनसम। आपको ये मैंने अभी बताया, लेबनसम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। क्या होता है? लिविंग स्पेस। और ये लिविंग स्पेस वो किसके लिए बढ़ाना चाहता था? नॉर्डिक जर्मन आर्यन के लिए। और इस लिविंग स्पेस को बढ़ाने के लिए उसने केवल एक तरीका अपनाया था, और वो तरीका क्या था? वॉर था। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोपगेंडास। हिटलर के जो प्रोपगेंडा मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था? गोबेल्स था। 1933 के अंदर वो हिटलर के क्या थे? प्रोपगेंडा मिनिस्टर थे। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए उन्होंने किस व्यक्ति को चुना था? तो उस व्यक्ति का नाम था हेजमेलर शैक्ट, जिसने क्या दिए थे? जर्मन सुपर हाईवेज, एज वेल एज उसने एक और चीज दी थी, और वो थी आपकी एक कार, जिसको किस नाम से जाना जाता है? फोक्सवैगन कंपनी, कार कंपनी है जो जर्मन कंपनी है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। हिटलर की जो ऑटोबायोग्राफी है, अगर क्वेश्चन आ जाए मेन काम्फ क्या था? मेन काम्फ, तो ये क्या थी? हिटलर की क्या थी? एक ऑटोबायोग्राफी थी रिटन बाय हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर जापान ने कहां हमला किया था? तो उस जगह का नाम क्या था? पर्ल हार्बर। क्या नाम था? पर्ल हार्बर। आराम से क्वेश्चन को सुने, आराम से वीडियो को देखें और समझें कि 1941 में पर्ल हार्बर पर अटैक किसने किया था? जापान ने। पर्ल हार्बर क्या था? यूएस नेवल बेस। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आता है त्रिपिटिक पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो त्रिपिटिक जो पैक्ट था वो साइन हुआ था सितंबर 1940 के अंदर। 3 कंट्री थे, जर्मनी, इटली एंड जापान, जिनको क्या कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्सिस पावर। और मैं आपको ये बता देता हूं कि ये 3 कंट्री ऐसे हैं, जर्मनी, इटली एंड जापान, जो कभी भी यूएन के परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? और ये पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया था वो जापान ने किसकी मदद के लिए किया था, ये आपको ध्यान रखना है। हिटलर को सपोर्ट करने के लिए, जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए उसने किस पर हमला किया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे क्या कहते हैं, हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हिटलर जब 37% हिटलर की पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया था, व्हाट परसेंटेज गेन किया था। आफ्टर देन जो जर्मनी के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था हिंडेनबर्ग, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। हिंडेनबर्ग ने क्या किया था, पोस्ट ऑफ चांसलर, पोस्ट ऑफ चांसलर ये किसको ऑफर की थी, हिटलर को ऑफर की थी ऑन 30 जैन 1933। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो पोस्ट ऑफ चांसलर, चांसलर की जो पोस्ट है, जैसे हमारे कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं ना, ऐसे ही चांसलर हाईएस्ट कैबिनेट पोस्ट होती है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये कब, 30 जैन 1933। इज इट क्लियर? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है इनेबलिंग एक्ट का, किसका आता है, इनेबलिंग एक्ट। इनेबलिंग एक्ट कब आया था, 3 मार्च 1933 को आया था, आपको ध्यान रखना है। और इस इनेबलिंग एक्ट के द्वारा डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप स्टार्ट, डिक्टेटरशिप स्टार्ट, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और बताता हूं जर्मनी के रिलेशन में, व्हाट वाज आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या था, आर्टिकल 48 से जो प्रेसिडेंट था वो अबव द जर्मनी रिपब्लिक हो गया था। इट मींस कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट कैन इंपोज इमरजेंसी इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर राष्ट्रपति आर्टिकल 48 के द्वारा क्या कर सकता था, इमरजेंसी की घोषणा कर सकता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इनेबलिंग एक्ट का ध्यान रखना है। हिंडेनबर्ग ने पोस्ट ऑफ चांसलर किसको ऑफर की, एडोल्फ हिटलर को। कब किया, 30 जैन 1933। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन और बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1938 के अंदर हिटलर ने एक स्टेप उठाया था, उसकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रिया प्लस जर्मनी, इन दोनों को यूनाइटेड कर दिया। और उसने क्या कहा, 1 पीपल 1 एम्पायर एंड 1 रूलर, ये उसका क्या था, स्लोगन था। जिस स्लोगन के अंडर में 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को क्या कर दिया था, यूनाइटेड कर दिया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि जीनोसाइड क्या होता था। देखिए, एक ही स्पेसिफिक सेक्शन के बहुत से लोगों को मारना क्या कहलाता है, जीनोसाइड कहलाता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल बाय किलिंग्स, दैट इज नोन एज जीनोसाइड। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। डिप्लीट का मतलब होता है एम्प्टी आउट। जब गोल्ड रिजर्व डिप्लीट हो गए थे जर्मनी में, खत्म हो गए थे, तो जर्मनी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, जिसके बाद रूर को फ्रेंच के द्वारा क्या कर लिया गया था, ऑक्यूपाई कर लिया गया था। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म यूज्ड बाय द नाजीज टू डिपोर्ट जर्मनी सरेंडर्ड। जर्मनी के अंदर जब ज्यूज जिप्सीज को कहां लेकर जाया जाता था, गैस चेंबर की तरफ लेकर जाया जाता था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। द टर्म यूज्ड बाय द नाजीज टू डिपोर्ट पीपल टू द गैस चेंबर, तो उस टर्म को क्या कहा जाता था, एवाक्यूएशन। क्या कहा जाता था, एवाक्यूएशन। ये वो टर्म थी जिसके द्वारा क्या किया जाता था, लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप से ले जाया जाता था और सीधे गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज, तो आपका आंसर हो जाएगा मई 1945। जर्मनी ने सरेंडर कब किया था एलाइज नेशन के सामने, यूएसएसआर के सामने, तो आपको ध्यान रखना है 1945। जर्मन पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, राइक्सटैग के नाम से जाना जाता है। द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन कॉन्टिनेंट वॉज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो आपका यूरोप था, पहले यूरोप कैसा
कॉन्टिनेंट माना जाता था क्रेडिएटर, क्या माना जाता था? क्रेडिएटर। अब वो क्या बन गया था? डेबिटर बन गया था। और इसके बाद पॉलिटिक्स जो थी यूरोप कॉन्टिनेंट की, वो किसके अराउंड में घूमने लगी? एग्रेसिवनेस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों को एग्रेसिव बनाया गया, उनको युद्ध क्यों जरूरी है इसके बारे में क्या किया गया था, उनको बताया गया था। तो ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। हिटलर जिस आइडियोलॉजी को बिलीव करता था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, उस आइडियोलॉजी का नाम क्या था? नाजिज्म। क्या नाम था? नाजिज्म। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। हु वर स्टीरियोटाइप्ड एज द किलर्स ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट की मौत का जिम्मेदार किनको माना गया था? ज्यूज को माना गया था। किसको माना गया था? ज्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्राइवेट आर्मी थी बेनितो मुसोलिनी की, उसको किस नाम से जाना जाता था? ब्लैक शर्ट्स। जो बेनितो मुसोलिनी था उसकी जो प्राइवेट आर्मी थी उसको किस नाम से जाना जाता था? ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक शर्ट्स। बेनितो मुसोलिनी का संबंध किस देश से था? ये भी आपको मैं बता देता हूं, इटली से था। बेनितो मुसोलिनी ने जिस आइडियोलॉजी को ऑरिजिनेट किया उसका नाम क्या था? फासिज्म। क्या नाम था? फासिज्म। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 राइटर्स के नाम दे रखे हैं, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है और अपना जो तीसरे हैं वो जॉन लॉक साहब हैं। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी वो आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। हिटलर की जो थी वो मेन काम्फ थी। कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स ने लिखा था दास कैपिटल। अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं, कार्ल मार्क्स, उनकी एक बुक थी दास कैपिटल। दास कैपिटल सबसे बड़ा एक बुक था, किसको लेकर? सोशलिज्म को लेकर, साम्यवाद को लेकर जो सबसे बड़ी बुक मानी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? दास कैपिटल। क्या कहते हैं? दास कैपिटल। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। रूसो ने क्या लिखा था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा था? रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन कि द फेमस फिल्म विच वॉज मेड बाय एडोल्फ हिटलर फॉर क्रिएट द हेटर्ड इन द माइंड्स ऑफ नाजी पीपल, तो आपका आंसर होगा द एटर्नल ज्यू। क्या होगा? द एटर्नल ज्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बिगेन। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका से और 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी वॉज नोन एज द नाजी पार्टी। तो नेशनल सोशलिस्ट जो आपकी वर्कर्स पार्टी थी उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है नाजी पार्टी से। किससे जाना जाता है? नाजी पार्टी। एक क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए कि नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए हिटलर के राज के अंदर जंग वोल्क था। क्या था? जंग वोल्क। एक क्या था? हिटलर यूथ था। क्या था? हिटलर यूथ। तो बिलो 14, ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। 14 साल से कम बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उसका क्या नाम था? जंग वोल्क। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच पॉलिटिकल थिंकर्स इम्प्योर्ड हिटलर्स रेशियल पॉलिसी। तो उनका नाम था चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हिटलर वाज बोर्न। मैंने शुरुआत में बताया था 1889 में हिटलर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोकॉस्ट। देखिए होलोकॉस्ट क्या थे? जो नाजी के किलिंग ऑपरेशंस थे उनको क्या कहा जाता था? होलोकॉस्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होलोकॉस्ट। नाजी के किलिंग ऑपरेशंस को होलोकॉस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर यूथ कब बना? तो आपका आंसर होगा 1922। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922 और इसके 4 साल के बाद इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया था? हिटलर यूथ रखा गया था, जहां पर बच्चों को सिखाया जाता था हु इज हिटलर, जहां पर बच्चों के अंदर नेशनलिज्म को क्या किया जाता था? क्रिएट किया जाता था। एक क्वेश्चन और बताता हूं कि हिटलर को सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कौन सा लगता था? बॉक्सिंग। वो उसका मानना था कि बॉक्सिंग से बच्चा क्या बनता? आयरन हार्टेड बनता है। क्या बनता? आयरन हार्टेड। इसके अलावा उसने विमेन को क्या कहा कि प्रोड्यूस मोर एंड मोर चिल्ड्रन, और इसके लिए उसने क्या किया? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, ये ऑनर मेडल्स किसको दिए गए थे? वीमेन को। जो 8 बच्चे, 6 बच्चे, 4 बच्चे, इस तरीके से उसने अपना एक सिस्टम बना रखा था कि जो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको क्या दिया जाएगा? गोल्ड मेडल, और इसके अलावा उसको रिजर्वेशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो नाजीज थे, ये आपको ध्यान रखना है, नाजियों ने जो अनडिजायबल कैटेगरी थी
उनको क्या किया गया था, एक स्पेसिफिक एरिया में क्या किया गया था, क्लोज किया गया था। और इसको क्या कहा जाता था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। क्या कहा गया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप, जो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल फेंसेस, चारों तरफ से इलेक्ट्रिकल वायर जो थी वो लगी हुई थी। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर नो फैसिलिटीज, सीधा सा नो फैसिलिटीज, यस, सो मेनी पीपल they died inside the concentration camp, and if anyone could try to run away from this concentration camp, they died due to the electrical fences. Okay, और जब यहाँ से लोगों को गैस चैम्बर के लिए लेकर जाया जाता था तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता था, एवाक्यूएशन। क्या कहा जाता था, एवाक्यूएशन। ये भी ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन एरिया था, यहाँ पर कोई फैसिलिटी तो थी भी नहीं। इसके अलावा जो रशियन और पोलिश के जो लोग थे उनसे स्लेव लेबर का काम कराया गया, जो स्टारवेशन और हार्डवर्क के कारण क्या हो गए थे, मर गए थे। कभी भी हिटलर ने डेमोक्रेसी को ना तो प्रमोट किया, ना सपोर्ट किया, और ना ही कभी उसने इंटरनेशनल पीस की बात की। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है वो क्या माना जाता है कि उसने लीग ऑफ नेशंस से क्या किया था, जर्मनी को बाहर निकाला था। कब निकाला था, कब निकाला था, 1933 में हिटलर ने जर्मनी को कहां से निकाल लिया था, लीग ऑफ नेशन से क्या कर लिया था, बाहर निकाल लिया था। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फायर डिक्री कब हुई, फायर डिक्री, जर्मन पार्लियामेंट के अंदर आग लग गई थी, तो वो आंसर हो जाएगा 28 फेब 1933, 28 फेब 1933। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। गेस्टापो क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीक्रेट स्टेट पुलिस, सीक्रेट स्टेट पुलिस। एंड फाइनली हिटलर वॉज कमिटेड सुसाइड इनसाइड द बर्लिन bunker in 1945. So dear students, today we discuss important concepts, dates and the previous year's question of chapter 3, rise of Hitler and Nazism. अगर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रह भी गए होंगे तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको जरूर एक्सप्लेन कराऊंगा। यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भारत ह्यूमैनिटीज क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।